जमीन सर्वे से संबंधित आज जो ये ग्राम सभा का आयोजन हम लोग के माननीय मुखिया जी, माननीय सरपंच महोदय, माननीय वार्ड सदस्य, हम लोग सभी साथी और सभी ग्रामीण जनता के बीच में ये ग्राम सभा का आयोजन किया। सबसे पहले ग्राम सभा में उपस्थित होने के लिए सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये जो ग्राम सभा का आयोजन है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि इससे पहले जो सर्वे हुआ था वो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, जिसका 1917 और 18 में किया गया था। अभी जो हम लोग सर्वे करने जा रहे हैं इसका नाम है स्पेशल सर्वे। बहुत सारे जिलों में रिविजनल सर्वे भी हुआ है, लेकिन आपके ये सिवान जिला में रिविजनल सर्वे नहीं हो पाया। अभी के वर्तमान समय में सरकार स्पेशल सर्वे जो फुल्ली डिजिटल तरीके से किया जाएगा, इसमें कहीं भी लोग देश विदेश प्रदेश गांव शहर कहीं से भी अपने जमीन का जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। तो सबसे पहले सर्वे का शुरुआत कैसे करना है, हमारे आदरणीय बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर से सिवान जिला में प्रपत्र 1 में उद्घोषणा कर दिया किया जा चुका है। उद्घोषणा का मेन पर्पस ये होता है कि आपके जिला में सर्वे का शुरुआत कर दिया गया है, जिसमें सभी किसान सभी रैयत से अनुरोध है कि वो अपने खेत का आरी मेल सही कर दें। सबसे पहले तो आप लोग को अपना खेत सही करना है। खेत जब सही हो जाएगा उसके हिसाब से हम रिकॉर्ड का मांग करेंगे। क्या होता है कि खेती के क्रम में बहुत आरी मेल इधर उधर डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है तो हो सकता है कि आपके पास किसी आदमी के पास 20 डिसमिल का प्लॉट हो, उनके जोत में ऐसे डिसमिल हो, तो उसको पहले पोजीशन सही करिएगा। तो हमारे अमीन जो जाएंगे पोजीशन पर सत्यापन करने के लिए जितना मिलेगा उतना ही कर आपको रकबा दर्ज करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आप लोग को सर्वे में अपना जमीन का आरी मेल को सही कर लेना है। जब आरी मेल सही कर लीजिएगा तो दूसरा जो स्टेज है हम लोग का प्रपत्र 2 में सभी लोग से स्वघोषणा लिया जाएगा। स्वघोषणा का मतलब हो गया कि आपके पास ये जो अभी हम लोग तरवारा में जो ये ग्राम सभा का आयोजन कर रहे हैं, राजस्व ग्राम तरवारा में किस खाता खेसरा से संबंधित जमीन है। तो हर आदमी अपना खेत जो जोत आबाद करे उसका कोई खाता होगा, कोई खेसरा होगा, कितना जमीन जोत आबाद करे रकबा होगा। ये डिटेल प्रपत्र 2 में स्वघोषणा में भर के देना। जब स्वघोषणा आप लोग भर के देंगे उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है वंशावली। वंशावली का सर्वे में क्या इम्पोर्टेंस है ये आप सभी लोग भी अवगत हैं। जैसे 1917-18 में जो खतियान बना है, मान लिया हम लोग में से किसी के बाबा के नाम से खतियान होगा, किसी के परबाबा के नाम से होगा, किसी के छरबाबा के नाम से, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये जमीन आपका है और ये खतियान के आधार पर आप दावा कर रहे हैं। तो हमको उसमें वंशावली की जरूरत पड़ेगी। जब वंशावली बनेगा तभी हम समझेंगे कि नहीं आप उस खतियान के वंशज हैं, आप उत्तराधिकार के खतियानी के रूप में जमीन का दावा करिएगा, तो हम वंशावली से समझेंगे। तो वंशावली सबसे मेन पार्ट है किसी भी खाता का। जो आदमी मान ले कि नवयुवक लोग हैं, नौजवान लोग, उनको तो नहीं जानकारी होगा कि बहुत सारे लोग को हम लोग के बीच में आपस में जो बैठे हैं उनको परबाबा का नाम या छरबाबा का नाम नहीं जानकारी होगा। तो वो अपने गांव में बड़े बुजुर्ग की सहायता ले सकते हैं। जो पुराने लोग हैं उनसे पता कर सकते हैं कि बाबा ये जो खतियान है हमारे कौन लगते हैं। जो गांव में पुराने लोग हैं तो बताइए नहीं करेंगे, 2-4 लोग हर गांव में पुराने लोग मिल जाएंगे तो वो सब सहायता कर सकते हैं। वंशावली जो कहाँ से बनेगा, वंशावली जो बनेगा, अभी सरकार चिट्ठी 27/12/2023 को चिट्ठी निर्गत किया। उसमें सरपंच साहब और पंचायत सचिव महोदय ये दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से वंशावली का निर्माण किया जाएगा। जो वंशावली आप लोग बनवा करके दीजिएगा उसका हर एक राजस्व ग्राम वाइज हम लोग के द्वारा सत्यापन किया जाएगा। इसलिए वंशावली में एक भी वंशज का नाम छोड़ना नहीं है। वंशावली में एक भी वंशज, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो,
या कोई विदेश में रहता हो या देश में रहता हो। ऐसा नहीं कि कोई आदमी विदेश में रह रहा है तो उसका हिस्सा कि भाई 40 साल 50 साल से रह रहा है तो उसका नाम नहीं देना, उसका भी नाम देना। और जिनको पुत्री हो लड़की हो उनका भी नाम देना वंशावली। जब वंशावली आप लोग सब घोषणा भर के दे दीजिएगा, वंशावली बना करके दे दीजिएगा, तो हमारे अमीर साहब सर्वे का शुरुआत करेंगे। सर्वे का शुरुआत कैसे किया जाएगा? सबसे पहले ट्रांजैक्शन, त्रिसीमाना पत्थर। त्रिसीमाना पत्थर के बारे में नए लोग तो नहीं जानते होंगे, पुराने लोग जानते होंगे कि त्रिसीमाना पत्थर किसको बोला जाता है, ट्रांजैक्शन किसको बोला जाता है। जहाँ 3 गांव का राजस्व ग्राम का मिलन होता है उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं, त्रिसीमाना पत्थर बोलते हैं। नहीं, चांद अलग है, ट्रायंगुलर हो गया, त्रिसीमाना होगा, ठीक है ना। चांद दूसरी चीज हो गया, ठीक है ना। तो यो हम लोग त्रिसीमाना का पहचान जो करेंगे वो पुराने नक्शा के हिसाब से और नया नक्शा। पुराना नक्शा CS होगा, अभी वर्तमान में SS में हम लोग को एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। दोनों नक्शा के हिसाब से पहले हम पुराना मशीन की सहायता से क्या बोले, सबसे पहले हम बोले कि पूरा जो होगा डिजिटल तरीके से होगा। अभी का जो सर्वे होगा वो चैन जरीब फीता से नापी नहीं किया जाएगा, वो ETS मशीन की सहायता से नापी जाएगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन बोलते हैं। उस मशीन की सहायता से पुराना नक्शा और नया नक्शा के हिसाब से पहले अमीर साहब त्रिसीमाना का पहचान करेंगे। जब त्रिसीमाना का पहचान कर लेंगे तो उसके बाद उस गांव का चारों तरफ से बाउंड्री ग्राम सीमा सत्यापन किया जाएगा कि ये राजस्व ग्राम है, इसका सीमा किससे किससे टच करता है और कितना दूर में ये राजस्व ग्राम फैला हुआ है। जब अमीन को आइडिया लग जाएगा कि भाई ये राजस्व ग्राम इतना इसमें फैला हुआ है, तभी नहीं माने कि उसका कुछ आगे का कार्य प्रोसेस बढ़ाएंगे। जब अमीन को जानकारी नहीं रहेगा कि हमारा सीमा कितना दूर में है तो कैसे उसका कार्य आगे बढ़ाएंगे। जब सीमा सत्यापन का कार्य हो जाएगा तो उसके बाद हमारे शिविर स्तर से आप लोग के बीच में एक सूचना दिया जाएगा कि सभी रैयत सभी किसान से अनुरोध है कि वो यानी कि राजस्व ग्राम तरवारा का एग्जाम्पल के हम तरवारा में बैठे तो तरवारा का बोल रहे हैं, तरवारा का किश्तवाड़ का कार्य प्रारंभ किया गया है। सभी किसान या रैयत से अनुरोध है कि वो अपने खेत पर उपस्थित होकर के अपना नाम दर्ज कराना सुनिश्चित करें। किश्तवाड़ का मतलब हो गया कि किस्त में बटाव। इससे पहले जो सर्वे हुआ है तो वो जरूरी है कि एक प्लॉट जो पुराना बना हुआ आज के डेट में वो एक ही प्लॉट होगा, नहीं होगा। स्वाभाविक है 3, 4, 5 पार्ट में 10 पार्ट में बट गया होगा। कोई आदमी खरीद बिक्री के आधार पर उसके नाम पर आ गया होगा, किसी के पास क्या नाम होता था कि उत्तराधिकार से बंटवारा से अलग अलग प्लॉट बन गया होगा। तो सभी जितना भी प्लॉट बना हुआ है सब पर एक नया नंबर का निर्माण किया जाएगा, नया खेसरा चलेगा। तो नया खेसरा चलेगा तो जैसे मान लिया तरवारा मौजा में सपोज के लिए 2500 खेसरा पुराना नक्शा में, तो 2500 खेसरा का तो एक दिन में किश्तवाड़ नहीं हो जाएगा। 2500 खेसरा के लिए समय लगेगा, कम से कम 15 दिन 20 दिन तो समय लगेगा। तो आप लोग को क्या करना कि अमीन साहब के टच में रहना है। तो आपके मौजा में जो अमीन है पहले उससे हम आप लोग को परिचय करवाते हैं। मेरा नाम रविराज शर्मा हुआ, मैं आपके तरवारा पंचायत के कामीन हुआ। कोई भी सर्वे संबंधी जो भी काम होगा मैं करूँगा जी। आप लोग के बीच में हम अपना भी परिचय देना चाह रहे हैं, आप लोग को बता देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अकरम हुआ, हम विशेष सर्वेक्षण कानूनगो पदाधिकारी के रूप में यहाँ पर प्रतिनिधि। तो जब ये अमीन साहब किश्तवाड़ कर लेंगे, जब सबका प्लॉट गैर हाजिरी में दर्ज कर देंगे, तो क्या करना है कि जैसे अमीन साहब के टच में आप लोग इसलिए रहना है कि एक दिन में 2500 खेसरा का किश्तवाड़ कार्य नहीं होगा। अमीन साहब बताएंगे कि आज 1 से लेकर 100 खेसरा के बीच में हम प्लॉट पर नाम दर्ज करेंगे। तो 1 से 100 के बीच में जिनका प्लॉट पड़ता होगा वही आदमी जाकर के प्लॉट पर अपना नाम लिखा। अब बाकी लोग को वहां पर खड़ा रहना जरूरी नहीं, आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ में वो लोग खड़ा नहीं रहेंगे। अगले दिन प्लानिंग ले लेंगे अमीन साहब से कि अमीन साहब अगला दिन कहाँ से कहाँ तक करिएगा।
तो अमीन साहब बताएंगे कि 100 से लेकर के हम 200 के बीच में करेंगे या 200 से 300 के बीच में करेंगे। इसी तरह आप लोग को अमीन साहब के टच में बने रहना। अमीन साहब जो हर एक प्लॉट पर जितना भी प्लॉट बना हुआ है, कोई न किसी किसान के दखल कब्जा में जमीन है, कोई सब प्लॉट तो खाली नहीं है, कोई सब प्लॉट है खाली। मान लिया कोई गरमजरवा आम है, मालिक है, सरकारी जमीन है, तो वो अलग नेचर का जमीन है। रईती जमीन किसी न किसी किसान के दखल कब्जे में है, तो दखल कब्जा में तो अमीन साहब जब नाम दर्ज करेंगे तो वहाँ प्लॉट का भी जांच करेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम बोले हैं कि उद्घोषणा में जो सरकार द्वारा जो हम लोग बंदोबस्त पदाधिकारी जो लेटर निकाले उसमें सभी किसान को आरी में ठीक कर लेना। अब इसके बाद जो हो जाएगा क्या कि अमीन साहब आपका स्थल का भी सत्यापन कर लिए, सबका नाम भी देख लिए कि भाई हमारा ये प्लॉट पर इसका नाम है, ये प्लॉट पर इसका नाम है, तो वो कहीं ना कहीं कोई रजिस्टर में दर्ज होगा ना। तो जो रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा उसको हम लोग प्रपत्र 3-2 बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में यादाश्त पंजी बोला जाता है। तो यादाश्त पंजी में जैसे उसमें कॉलम बना हुआ है, सरकार की तरफ से जो पंजी बनाया गया है, सबसे पहले नया खेसरा, उसके बाद है पुराना खेसरा। सपोज के लिए आपका पुराना खेसरा नंबर 63 है, तो नया में जरूरी नहीं कि उसका नया में 63 नंबर पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में पुराना खेसरा कई पार्ट में विभक्त हो गया है, विभाजन हो गया। तो नया में हो सकता है कि उसका 127 पड़ गया हो, या 93 पड़ गया हो, या 83 पड़ गया हो, या 84 पड़ गया, ABCD जो भी पड़ गया। तो जब वो नया नंबर वहाँ पर जब जांच करेंगे कि इनके नाम से पुराना खेसरा 63 से नया खेसरा क्या बना, तो जैसे सपोज के लिए जांच करेंगे तो वो नया खेसरा 127 होगा, तो वहाँ नया खेसरा में 127 लिख देंगे, पुराना खेसरा में 63 लिखेंगे। उसके बाद है पुराने खातेदार का नाम। जो पुराने खातेदार का नाम कहाँ से लिखा जाएगा, जो 1917-18 में जो खतियान बना है वहां से नाम लिखा जाएगा। उसके बाद अगला कॉलम जो है वर्तमान दखलकार का नाम, कि वर्तमान में ये जमीन 63 नंबर खेसरा जो है किनके दखल कब्जा में है। जो प्लॉट पर जिनका नाम लिखा जाएगा उनका दखलकार का नाम लिखाएगा। अब जो देखेंगे कि भाई इस जो दखल किए हुए हैं पोजीशन है उनके अगेंस्ट में उस रैयत के द्वारा क्या दखल दिया, क्या दस्तावेज दिया गया, क्या प्रमाण दिया गया। जो प्रपत्र 2-3 में स्वघोषणा में हम लोग पहले इसका चर्चा कर चुके हैं। जब स्वघोषणा का जब देखेंगे कि नहीं कि इस प्लॉट के अगेंस्ट में इनको ये जमीन दस्तावेज से बैनामा से प्राप्त हुआ, तभी से वहाँ लिखेंगे कि ये जमीन जो है ये रैयती खाते की राजी है, जो दखलकार इनको ये जमीन खरीदगी से प्राप्त है, खरीदगी से प्राप्त है, बैनामा से प्राप्त है, जिनके द्वारा प्रमाण के रूप में दस्तावेज राजस्व रसीद प्रस्तुत किया गया। तब दस्तावेज का पूरा डिटेल लिखा जाएगा। वहाँ लिखाएगा कि दस्तावेज संख्या कितना है, उनका कब दस्तावेज लिखा गया वो लिखा जाएगा। उसके बाद लिखाएगा बेचने वाला का क्या नाम है, बेचने वाला का पूरा नाम, उनके पिता का नाम, उनका पता पूरा लिखाएगा। खरीदने वाला का नाम लिखाएगा, खरीदने वाला कौन है, उसके बाद उसका खाता, खेसरा और रकबा लिखाएगा। अगला लिखाएगा जमानदी, रसीद किनके नाम से कट रहा है, क्या जो जमीन खरीदे उन्हीं के नाम से कट रहा है या वर्तमान में बट के उनके पुत्र के नाम से कट रहा है, तो ये देखेंगे। उसके बाद अगला चीज जो देखेंगे, जो खरीदने वाले हैं और दखलकार में उनका क्या संबंध है। तो हम लोग वंशावली का मांग किए हैं, इससे हमको पता चल जाएगा। हो सकता है कि उनके पिताजी के नाम से खरीद किया हो सकता है कि उनके खुद के नाम से खरीद किया हो सकता है कि उनके बाबा के नाम से खरीद किया हो। तो वंशावली जब मिलेगा तो हम देखेंगे कि उनके वंशज है, तब हम वहां पर एक कागज मांग करेंगे, बंटवारा कागज। जो स्वयं के खुद से नाम खरीद किए हुए उसमें न वंशावली की जरूरत है न बंटवारा कागज की जरूरत है, वो खुद जीवित हो तो। जब बंटवारा कागज जब यानी कि ये अमीन अपना सारा डिटेल इस पर लिख देंगे पंजी पर, उसके बाद वो लास्ट में अनुशंसा करेंगे। अनुशंसा क्या करेंगे कि आपके नाम से जो दखलकार उनके नाम से खाता खोलने के लिए, जब खाता खोलने के लिए अनुशंसा कर देंगे तो सारा डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड होकर मेरे पास चला आएगा। एज ए कानूनगो जो आप लोग के बीच में जो हम है पचरुखी पूरा जो ब्लॉक है उसके कानूनगो के रूप में हम ही है, तो वो सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास चला गया। तो फिर से हम उसका जांच करेंगे, सारा रिकॉर्ड सारा पेपर सही रहेगा तो उस आलोक में आप लोग के नाम से खाता खोलने का हम आदेश देंगे। तो जब आदेश दे देंगे तो उसका एक पंजी तैयार किया जाएगा, प्रपत्र 6।
प्रपत्र 6 तैयार किया जाएगा, तो उसके बाद उसको मेरे आदेश के हिसाब से उसमें लिखा जाएगा, और लिखने के बाद जो आदेश दिए उसको फिर ऑनलाइन में एंट्री किया जाएगा। जब ऑनलाइन में एंट्री किया जाएगा तो उसको लॉक कर दिया जाएगा। लॉक करने के बाद प्रपत्र 7 में वो आप लोग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वितरण किया जाएगा, जिसको हम लोग खाना पूरी पर्चा बोलते हैं। अब यह हो गया कि भाई आपके पास जो आप जो कागज दिए हैं तो खोजिएगा ना कि सर हमारा सर्वे हुआ कि नहीं हुआ, हमारे जो इतना हम सारा पेपर दिए आपके पास अवेलेबल कराए तो मेरा क्या हुआ, मेरा सर्वे किसके नाम से हुआ, पूछिएगा ना। तो जब ये खाना पूरी पर्चा आपको दिया जाएगा तो उसमें देखना है कि जो हम पेपर भरे हैं उस अकॉर्डिंग मेरा खाता खुला है कि नहीं खुला, मैं हम जितना जमीन का भर के दिए उतना जमीन मेरा आया है कि नहीं आया, जिस नाम से हम फॉर्म भरे मेरा नाम सही है कि नहीं है, मेरे पिताजी का नाम सही है कि नहीं है, मेरा आधार नंबर जो दिए वो सही है कि नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर सही है कि नहीं है, मेरा जाति सही है कि नहीं है। अगर जो सब माले बहुत सारे लोग का सब चीज सही है, उसका नाम पता जाति यानी कि पिता का नाम आधार मोबाइल सब चीज सही है, तो उनको ऑब्जेक्शन आपत्ति करने की जरूरत नहीं है। जिनका कोई दिक्कत होगा तो वो आपत्ति करेंगे। उसका फॉर्म नंबर है प्रपत्र 8। सबसे पहले अभी सिर्फ आप लोग को प्रपत्र 2 और 3(1) यही भर के देना है। प्रपत्र 2 और 3(1). प्रपत्र 2 में स्वघोषणा रहेगा, प्रपत्र 3(1) में वंशावली रहेगा। ये जब भर के मान लिया प्रपत्र 8 में किसी का हो सकता है कि किसी का रकबा कम हो, मान लिया अभी जो नक्शा इससे पहले जो एरियल फोटोग्राफी हुआ है वो 2017-18 में एरियल फोटोग्राफी हुआ, वो हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से किया गया है। बहुत सारे लोग को पता होगा या बहुत सारे लोग को नहीं पता। तो जब हमारे अमीन साहब वेरिफिकेशन करेंगे तो जब आप आरी में ठीक कर लीजिएगा तो हो सकता है कि किसी का 12 डिसमिल जमीन हो, उनका सारे 11 डिसमिल रकबा आया है, तो आधा डिसमिल जमीन का मांग करेंगे ना। मान लिया कि किसी का 20 डिसमिल है, उसका 19 डिसमिल जमीन आया है, तो कहेंगे नहीं सर कि हम 20 डिसमिल जमीन जोत रहे हैं, हमारा 19 डिसमिल क्यों है, रहेगा ना। किसी का हो सकता है कि सामने वाला का 20 डिसमिल हो और उसका 21 डिसमिल आ गया होगा, किसी का घटेगा तो किसी का बढ़ेगा, यही ना होगा। जमीन तो वहीं पर न रहेगा, इधर उधर तो कहीं जाने की चीज नहीं है। तो जमीन जब भी आप लोग डिमांड करिएगा तो खतियान के हिसाब से नहीं, नक्शा के हिसाब से डिमांड करिएगा। खतियान में होता है क्या है कि मान लिया 20 डिसमिल जमीन है और नक्शा में कहीं कहीं 19 डिसमिल जमीन होता है, तो नक्शा को हम लोग बढ़ा नहीं ना सकते हैं। खतियान को हम लोग खतियान मान लिया कुछ भी ABCD जेड दे दिया तो नक्शे के हिसाब से नाम आपको जमीन, तो नक्शा के हिसाब से आपको मांग करना है। जब 8 में आप लोग ऑब्जेक्शन करिएगा कि सर हमारा जमीन कम आ गया, या मेरे नाम से खाता दर्ज नहीं हुआ है, मेरा खाता किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से दर्ज हो गया है, या हमारा जो आधार कार्ड आधार नंबर दिए उसमें मिसमैच हो गया है, मेरे पिताजी का नाम गलत चढ़ गया है, मेरा जाति गलत चढ़ गया, तो आपत्ति करना है। जब आपत्ति आप करिएगा प्रपत्र 8 में तो सबका एक केस नंबर चलेगा। जैसे हमारे पास जो रेवेन्यू कोर्ट लगेगा, न्यायालय में जैसे सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट दोनों, निचली अदालत जैसे हम लोग अभी जो सर्वे में है तो हमारे पास रेवेन्यू कोर्ट लगेगा, तो रेवेन्यू कोर्ट दीजिएगा तो सबका एक केस नंबर चलेगा। 9 में आप लोग को रिसीविंग दिया जाएगा, प्रपत्र 9 में आप लोग को रिसीविंग दिया जाएगा कि आप जो क्लेम किए इसका केस नंबर इतना है, वाद संख्या इतना, इस तारीख को इसके नाम से अब आपत्ति की है। 10 में हम लोग केस डायरी तैयार करेंगे, जैसे कोई थाना में केस होता है तो केस डायरी बनता है, उसी तरह से हम लोग सबके नाम से केस डायरी तैयार करेंगे। प्रपत्र 11 में हम लोग सभी जो भी आपत्ति किए हैं उसको सूचना देंगे कि आप जो ऑब्जेक्शन किया, आपत्ति किया, आपका सुनवाई के लिए इतना तिथि निर्धारित किया गया। तिथि जो निर्धारित किया जाएगा उस दिन आप लोग को जो डॉक्यूमेंट उसके अगेंस्ट में जो ऑब्जेक्शन किए, तो कोई ना कोई कागज के आधार पर ऑब्जेक्शन करिए, बगैर कागज पर तो ऑब्जेक्शन कर नहीं सकते। आपके पास पेपर नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्शन कैसे करिएगा। तो ऑब्जेक्शन जब करिएगा तो उस समय जिस दिन डेट को बुलाया जाएगा, जैसे कोर्ट में बुलाया जाता है तारीख पता, तो उसी तरह से आपको सारा कागज ले करके जब सुनवाई जब मेरे समक्ष होगा तो उस समय सब पेपर का जांच करेंगे, जो आपत्ति की ऑब्जेक्शन की उसके अगेंस्ट में क्या क्या कागज दे रहे हैं। जब दीजिएगा तो उसके नाम से हम अभिलेख लिखेंगे,
अभिलेख लिख करके अमीन को कहेंगे कि भाई तुम पोजीशन पर जाओ, स्तर पर जाओ और गांव घर में जाकर के पूछो, पता करो कि इनका जो आपत्ति किया गया सही है गलत है। रकबा क्या होगा तो गांव घर में पोजीशन पर जहाँ खेत होगा वहां जाकर जांच करेंगे इनका जो रियली में जो है खेत सही बना हुआ कि नहीं, जो मांग करे उतना इनके दखल कब्जा में जमीन है कि नहीं, तो जांच करेंगे, देखेंगे कि नहीं कि हम बना करके दिए हैं 19 डिसमिल है, इनका 20 डिसमिल होना चाहिए। वाले पूरब के तरफ से बढ़ रहा है या पश्चिम की तरफ से बढ़ रहा है या दक्षिण की तरफ से बढ़ रहा है, तो अमीन साहब अपना रिपोर्ट करेंगे कि पूरब की तरफ जो इनका खेत पड़ता है उनमें इनका 1 डिसमिल जमीन बढ़ गया, वहां से हटा करके इनमें शामिल करेंगे तो इनका रकबा ठीक हो जाएगा। जब ये रिपोर्ट देंगे तो उस रिपोर्ट के अगेंस्ट में अगला स्टेज फिर हम आदेश देंगे कि भाई तुम नक्शा में इसका सुधार करके इनका रकबा सुधार करो, तो सुधार करके फिर से आपके बीच में ड्राफ्ट पब्लिकेशन प्रारूप प्रकाशन जनरेट किया जाएगा। उसके बाद फिर से एक चांस आप लोग को फिर ऑब्जेक्शन का दिया जाएगा। यही नहीं है, देखिए कि प्रपत्र 2-3 फर्स्ट स्टेज में मान लिया कोई लोग नहीं भर पाए, इनकेस उनको जानकारी नहीं हुआ या कोई भी ऑब्जेक्शन करने के लिए बहाने तो बहुत लोग के पास होते हैं कि सर हमको पते नहीं चला। मान लिया अभी आज के डेट में तरवारा पंचायत में सपोज के लिए 3000 आदमी है, तो 3000 आदमी में हमारे पास कितना आदमी है? 250-300 आदमी है, यही ना है। तो मान लिया जितना आदमी आया है तो बाकी लोग कहेंगे सर हमको जानकारी नहीं है, ऐसे भी लोग कहेंगे। तो मान लिया कि आप लोग अपने माध्यम से वो लोग को भी जानकारी दीजिएगा, और उसके बाद भी हमारे पास आकर के कुछ लोग कहेंगे सर हम दिल्ली बम्बे रह रहे, हरियाणा पंजाब रह रहे, या सऊदी रह रहे, दुबई रह रहे, कतर रह रहे, हमको पता नहीं चल पाया, ऐसे भी लोग कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो दुबई कतर रहते हैं तो उनको यहाँ आने की जरूरत है, वो या तो खुद से ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। मान लीजिए एक घर में जो रह रहे हैं बाहर में, तो उनका कोई न कोई सदस्य यहाँ रहता होगा ना, उनके पिताजी रहते होंगे, भाई रहते होंगे, उनकी माता जी रहते होंगे, उनकी पत्नी रहती होंगी, उनके बच्चे रहते होंगे, उनके बदले उनका फॉर्म भर सकते हैं ना। जब ये फॉर्म माले के भरने के बाद जो हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग को जब खाना पूरी पर्चा मिलेगा तो उन लोग को भी समझ में नहीं है। बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे कम लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये पेपर मिला, कैसे मिला गया, हमको जानकारी है नहीं। उसका समय जो दिया जाएगा आपत्ति का 15 दिन समय रहता है। जैसे आपको जो खाना पूरी पर्चा मिल गया तो 15 दिन उस पर लिखा रहता है कि 15 दिन के अंदर आप शिविर कार्यालय में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर जो ऑब्जेक्शन नहीं करिएगा तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद इन केस किसी कारणवश वो ऑब्जेक्शन नहीं कर पाए तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि हम आपत्ति नहीं किया तब हमारा क्या होगा, हमारा जमीन तो दूसरा के नाम पर चढ़ गया, हमारा रकबा कम आ गया, गलती हो गया, तो उनको घबराने की जरूरत है। उनको फिर से एक चांस प्रपत्र 14 में दिया जाएगा। इसलिए ये नहीं कि हम प्रपत्र 2 मान लिया किसी कारण से नहीं भर दिए तो मेरा जमीन किसी दूसरे के नाम पर गया, उसको उनको भी नहीं घबराना है, उनको एक चांस दिया जाए। लेकिन सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोशिश करिएगा कि प्रपत्र 2-3-1 भर के आप लोग दीजिएगा। क्यों कि आप लोग भर के दीजिएगा तो आप लोग के पास दोबारा से फिर चांस मिल जाएगा कि 8 में भी हम सुधार करवा सकते हैं। 8 में नहीं हुआ तो 14 में सुधार करवा सकते हैं। 14 में नहीं हुआ तो एक बार जिला में भी आप लोग को चांस दिया जाएगा। प्रपत्र 21 में लास्ट चांस जो है जिला में दिया जाएगा। प्रपत्र 21 में अब 4 चांस आप लोग को दिया जाएगा। 4 चांस के बाद कोई किसान कहेंगे सर हमको पता नहीं है, उसके बाद अगला स्टेज जो है न्यायालय का, कोर्ट का मामला हो, तो कोर्ट में वो आदमी कोई भी व्यक्ति जाएंगे, बोलेंगे कि सर कि हमको सर्वे के बारे में जानकारी नहीं था, या जाएंगे कहने के लिए कि सर हम सर्वे कराए, हमारा नाम से खाता दर्ज है। तो कोर्ट में सबसे पहले उनसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा कि आपके यहाँ जो सर्वे हुआ है तो आप क्या क्या किए। तो जो आदमी प्रपत्र 2-3 फॉर्म भर के दिए होंगे वो दिखाएंगे कि हुजूर हम प्रपत्र 2-3 भर के दिए हैं, या 8 में आपत्ति किए, या 14 में आपत्ति किए, 21 में किए, तभी उनका केस रजिस्टर्ड होगा। अब कोई आदमी ना प्रपत्र 2 भर के दिए, ना 8 भर के दिए, ना प्रपत्र 14 में आपत्ति किए, ना 21 में आपत्ति किए, उनका दावा वहीं पर रिजेक्ट होगा कि आपके यहाँ सर्वे वाले आपके गांव में 90% लोग अपना सर्वे करा लिए, आप कहाँ थे?
तो इसीलिए सभी रहिए, सबसे पहला जो है फर्स्ट प्रपत्र 2-3-1 में फॉर्म भर के देना है। पहला दीजिएगा तब ना आपके पास 3 चांस और बचा रहेगा। जो चौथे चांस में मान लिया प्रपत्र 14 में फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए अगर कोई किसी कारणवश उनका कुछ गड़बड़ी रह जाता फिर उनको जिला में आपत्ति करना पड़ जाएगा, जिला में जाना पड़ जाएगा। अभी तो मान लीजिए प्रपत्र 14 तक है, जैसे हम लोग का ऑफिस यहाँ पर पंचायत भवन सोहरौल में दिया गया है। सोहरौल तो जान रहे आप लोग, तो सोहरौल में दिया गया, तो अभी सोहरौल आपको जाना पड़ेगा। मान लिया नहीं करिएगा आपत्ति तो जिला में जाना पड़ेगा, बंदोबस्त कार्यालय में। इसीलिए है क्या कि सबसे पहले आप लोग को प्रपत्र 2-3-1 भर के देना है। अब क्या है कि आप लोग को इतना तो मेरा सिस्टम जान गए, अब आप लोग को कागज क्या क्या देना है ये भी जानकारी होना चाहिए। अब खतियानी जमीन के मामले में, खतियानी जमीन के मामले में जिनके पास खतियानी पूर्वज दादा बाबा परबाबा के नाम से खतियान है, उनके लिए सबसे पहले खतियान का नकल, दूसरा हो गया वंशावली, तीसरा हो गया कि रसीद किनके नाम से कट रहा, चौथा हो गया बंटवारा कागज, चौथा हो गया बंटवारा कागज। अगर जो किन्हीं के पास 15 मार्च 2023 से पहले का बंटवारा कागज है और उस आधार पर उनका रसीद करता हो, चाहे पंचनामा हो या कोर्ट का हो, कहीं का भी हो, उसके हिसाब से उन लोग का रसीद करता है तो उनको मान लेंगे। अगर जो रसीद नहीं करता कि मौखिक बंटवारा होगा तो मौखिक बंटवारा नहीं माना। उसके बाद 15 मार्च 2023 के बाद सरकार का नियम चेंज हो गया। उसमें क्या है कि 50 रुपए के स्टाम्प, 50 रुपए का निबंधन शुल्क, 100 रुपया के खर्च पर आप लोग निबंधन कार्यालय जा करके निबंधित बंटवारा बनवा सकते हैं। अब निबंधित बंटवारा हम क्यों मांग रहे हैं और जिनके नाम से बंटवारा हो गया रसीद क्यों मांग कर रहे हैं? बहुत सारे लोग को जानकारी होगा कि आज से 20 साल 25 साल पहले 30 साल पहले जो जमीन बंटवारा होता था, जो घर में बुर्बक लोग हैं उनको रोड के बगल का जमीन दिया जाता और जो होशियार लोग थे उनको खेती वाला जमीन दिया जाता। क्या सही बात है कि नहीं है? नहीं सब बात। तो ये जो मैटर होता था वर्तमान समय में इसी जमीन पर विवादित हो रहा है कि जो बुर्बक जो होशियार लोग कहते हैं तुम रोडवा की जमीन कैसे लेना चाहिए, रोड की जमीन में तो हमारा हिस्सा होना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए। तो क्या होता था कि मौखिक बंटवारा कोई कागज नहीं बनता था तो हमारे पास आकर के ऑब्जेक्शन करेगा, सर कि हमारा जो बंटवारा वह मान्य नहीं है। अगर जो अगर बंटवारा हो गया आपस में सबका अलग अलग रसीद कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे भाई आप जाइए पहले इसको रसीद को जमाबंदी को खारिज कराइए, जमाबंदी को कैंसिल करा के आइए, मेरे पास एक बेस रहेगा। अब मौखिक रहेगा तो क्या बेस रहेगा? वो अगर जो हमारे पास कोई आवेदन दे देता कि सर हमारे बीच में बंटवारा हुआ है उसको हम नहीं मानते, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, जितने भी हिस्सेदार हैं सबके नाम से संयुक्त खाता खोलें। तो संयुक्त खाता में किसको नुकसान होगा? आप लोग को नुकसान होगा। हो सकता है कि कोई हिस्सेदार अपना जो बंटवारा हुआ मौखिक उसमें से 2 कट्ठा जमीन बेच दिया, तो संयुक्त में क्या हो जाएगा कि सब जितना जमीन आपका सब बचा हुआ सब में सब करते बन जाएगा, उनका सबका सबके नाम से संयुक्त हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि सबसे पहले वंशावली बनवाइए, आपस में बैठ करके आप लोग बंटवारा कागज बनवा लीजिए। ये हो गया खतियानी जमीन के मामले में। दूसरा जमीन क्या है कि खरीदगी जमीन, बैनामा वाला जो दस्तावेज से मिला, जो स्वयं के नाम से खरीद गया हो, वो खुद अभी जीवित हो, एलाइव हो, तो उनके लिए क्या हो गया कि उनका दस्तावेज का फोटोकॉपी। दूसरा चाहिए हमको उनका रसीद, रसीद जिनके नाम से दस्तावेज उनके नाम से रसीद कट रहा है कि नहीं कट। फिर उनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी और मोबाइल में प्रपत्र 2 में फॉर्म में भर के देना। अगर जो बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जिनको बैनामा से भी जमीन होगा, जिनके पास खतियानी जमीन है और हो सकता है कि बैनामा वाला जमीन हो उनके बाबा परबाबा या छरबाबा के नाम से, तो ऐसे मामले में सिर्फ जो हम अभी खतियानी जमीन का जिक्र किए हैं उसमें एक चीज बढ़ जाएगा, दस्तावेज का फोटोकॉपी। खतियानी जमीन में तो खतियान का नकल दे रहे, यहाँ क्या लगेगा, दस्तावेज का फोटोकॉपी। ये सब डॉक्यूमेंट आप लोग को फॉर्म 2 के साथ भर के देना है।
तभी हम लोग आप लोग का सर्वे का कार्य आगे बढ़ाएंगे। जिस हिसाब से पोजीशन है, रिकॉर्ड दीजिएगा तभी ना आपके नाम से सर्वे होगा। अब पोजीशन है, रिकॉर्ड नहीं, तो कैसे होगा सर्वे? ये हम लोग का जो इतना हम लोग का सर्वे का जो प्रोसेस है, अब इसमें किन्हीं लोग को कोई चीज समझ में नहीं आ, किसी तरह का कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो एक एक करके पूछ सकते हैं। बताइए फार्म मिलेगा कहाँ? फार्म मिलेगा कहाँ? देखिए, हाँ बता रहे, बैठे वहीं पर, वहीं बैठे, आगे घूरने लगे, वहीं बैठिए, आप वहीं पर पहले चले जाइए, बैठी जगह पर, हाँ, यहाँ बैठने लगे। हाँ, अच्छा।